मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ई क्लास ऑफ हिंदी। आज की हमारी इस क्लास में हम हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता 17 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यह एक बहुत ही भावात्मक कविता है जिसका नाम है नीम की ईंट हो तुम दीदी। इसके कवि हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश में सीतापुर गांव में हुआ था। साइंस में बैचलर की डिग्री लेने के बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में मास्टर्स मींस एमए किया। जीवन और समाज के सत्य के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता इनकी कविताओं में स्पष्ट नजर आती है। इस कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है। इन बच्चों के बचपन को उनकी दीदी ने संस्कारित किया है और इन्हें ज्ञान का दान दिया है। इन बच्चों को अपनी दीदी के जीवन में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं। कभी दीदी इन्हें पीपल के पेड़ की घनी छांव के जैसी, तो कभी छोटे दिए के प्रकाश जैसी, कभी नदी की लहरों जैसी, तो कभी कभी चट्टान के विश्वास जैसी दिखाई देती है। जब दीदी अपनी नई दुनिया में जाएगी तो वे वहां हारिल नाम की चिड़िया बनकर जीना मंजूर कर लेना चाहते हैं। इस प्रकार इस काव्य में दीदी का त्याग और बच्चों का समर्पण भाव इसे सार्थक बना देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारी कविता नीम की ईंट हो तुम दीदी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस हारिल नामक पंछी की या चिड़िया की बात की गई है वह एक हरे रंग की छोटी चिड़िया होती है जो अपने चंगुल में हमेशा ही दाना लिए रहती है। उसको एक मुख्य कैरेक्टर के रूप में भी यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं हमारा काव्य नीम की ईंट हो तुम दीदी। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल बन हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी ही तरह, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। यहाँ कवि अपनी दीदी को बहुत मान सम्मान देते हैं, उनके साथ बहुत प्रेम भाव रखते हैं और इसलिए वह उन्हें अपने जीवन में इतना महत्व देते हैं कि वो उन्हें अलग अलग तरह से इमेजिन करते हैं। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि दीदी, अगर तुम पीपल के पेड़ की तरह होती तो हम पीछे के आंगन में तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल पंछी की तरह अपना घर बसा लेते। यूं तो हारिल हमारी ही तरह होते हैं जो कहीं भी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते, अपने घोंसले नहीं बनाते। वे दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और कुछ समय रुकने के बाद जंगलों में उड़ जाते हैं। तो कवि यहाँ हारिल पंछी बनकर अपनी दीदी को पीपल के पेड़ के रूप में मानकर उनकी हरी टहनियों में बसेरा कर लेना चाहते हैं। कवि कहते हैं, पीपल की छांव तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और तुम्हारे अनुभवों से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श से। पीपल की ठंडी छांव में रहने के बाद उसकी जो गर्म दोपहर होती है हर दिन की, उसमें ठंडक का एहसास करके वो अपनी दीदी के साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे यानी कवि और उनके भाई बहन अपनी दीदी को एक ढिबरी के रूप में मानते हैं। स्टूडेंट्स, ढिबरी का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ छोटा सा दिया जो केरोसिन या मिट्टी के तेल से जलता है और रोशनी देता है। तो यहाँ दीदी को वो ढिबरी के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बचपन में अगर तुम ज्ञान का तेज लेकर आई या ज्ञान का प्रकाश लेकर आई तो वो प्रकाश फैलाने वाले दीपक के रूप में तुम ही थी दीदी। और अचार का तलछट तेल, अचार जब खत्म होने आता है
तो उसके जो बर्तन में नीचे थोड़ा सा तेल रह जाता है, उसको तलछट तेल कहा जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि तुमने अभाव होने पर भी, जीवन में बहुत सारी कमियां होने पर भी हमें ज्ञान का प्रकाश दिया, और जैसे अचार का बचा हुआ तेल होता है उसी तरह तुम बहुत सारी कमियां होने पर भी हमें अपने ज्ञान, अपने अनुभव के प्रकाश से चारों ओर की समझ देती रही। और अचार का तेल जैसे कपास की बाती में सोख कर बाती जलकर चारों ओर उजाला फैला देती है, वैसे दीदी भी अपनी मुसीबतों को खुद भोगती थी, अपने आप सहन करती थी और बच्चों को हमेशा अच्छा समय ही देती थी। और वो कहते हैं कि हमने हमारे जीवन का जो अक्षर ज्ञान था, पहले पहले अक्षर पढ़ना और लिखना वो तुमसे ही सीखा, और तुम्हारे अनुभव के किस्से सुन सुनकर ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये सब तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श से होता था, अर्थात तुम्हारे मुख से सुनने में बहुत अच्छा लगता था। कवि कहते हैं, जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए, और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। कवि कहते हैं कि दीदी तुम चारों ओर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही, हमें पढ़ाती लिखाती रही, और तुम्हारे इस ज्ञान रूपी धुएं को हमारे घर की जो दीवारें थी, जो कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप सोखती गईं, और हमारे घर के जो छत थी, छप्पर था, उसके तिनके तिनके में तुम्हारा ज्ञान ऐसा आलोकित होता चला गया कि पूरा घर तुम्हारे ज्ञान से प्रकाशित हो गया। और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी, कठिन का अर्थ यहाँ पर दीदी की स्ट्रिक्टनेस को बताया है, क्योंकि पढ़ाते समय वो अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखती थी ताकि वो ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और तुम्हारे इस अनुशासन की और ज्ञान की रोशनी में बच्चे यानी कवि और उनके भाई बहन धीरे धीरे बड़े होते गए। यहाँ कवि फिर अपनी दीदी को एक अलग इमेजिनेशन देते हैं या अलग रूप में देखते हैं। वो कहते हैं, नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाल में छुपते, कभी कभी बूंद लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि दीदी अगर तुम नदी होती तो हम छोटी छोटी चमकदार मछलियां होकर तुम्हारी लहरों में उछल कूद करते रहते, और उत्साह से कभी छुपते कभी बाहर निकल आते, और कभी कभी तो तुम्हारे ज्ञान रूपी बूंद जो है उसे सीपी में डालकर जो मोती बनता है, सच्चा मोती बनता है, उसकी तरह हम ज्ञानवान होकर, जैसे वो नदी के किनारे पर मोती चमकता है, वैसे इस समाज में आकर हम अपने ज्ञान की रोशनी फैलाते। आगे कवि कहते हैं, चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निर्झरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। कवि कहते हैं कि उनकी दीदी बच्चों के लिए इतना कुछ करती थी, किंतु वो हमेशा एक दृढ़ अनुशासन, नियम हमेशा बनाए रखती थी, जिनका पालन उनके भाई बहनों को करना होता था। इसीलिए उन्होंने अपनी दीदी को एक सालों पुरानी चट्टान के रूप में भी देखा है। वो कहते हैं, दीदी तुम चट्टान थी सालों पुरानी, और तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में कभी प्रेम का झरना नहीं बहता था। अर्थात जब पढ़ाने लिखाने ज्ञान देने की बात होती थी तो दीदी कभी भी कोई भी प्रेम भाव अपने भाई बहनों को नहीं दिखाती थी, ऐसा कोई झरना उनके अंदर नहीं बहता था, किंतु छोटे छोटे भाई बहन ही उनके अंदर अपनी प्यारी प्यारी बातों से एक हलचल सी उत्पन्न कर देते थे। और कभी कभी यहाँ पर पतंग का उदाहरण दिया है, जैसे उड़ती हुई पतंग हर एक व्यक्ति को रोमांचित कर देती है, वैसे ही वो अपनी दीदी के मन में थोड़ा सा प्रसन्नता और रोमांच का भाव उत्पन्न कर देते थे। आगे कवि कहते हैं कि चट्टान थी तुम, और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में
हम ही थे छोटे छोटे पंछी उड़ते तुम्हारे भीतर। यहाँ पर दीदी के कड़क स्वभाव के कारण उन्हें चट्टान के साथ कंपेयर करते हुए कवि कहते हैं कि तुम हमारी देखभाल करते हुए हमें पढ़ाते लिखाते बड़ी होती गई, यानी तुम्हारी उम्र बढ़ती गई और तुम्हारे जीवन में एक सन्नाटा सा छा गया और उस सन्नाटे में हम ही छोटे छोटे पंछियों की तरह खुशी की लहर लेकर उड़ते रहते थे। यहाँ आगे कवि कहते हैं, वहां झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदा पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहां गुम हो गई थी। हालांकि दीदी के जीवन में कोई नयापन नहीं था, फिर भी दीदी हमेशा कोशिश करती थी अपने भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसलिए वो अपने भाई बहनों के लिए उनकी खातिर झूले भी डालती थी, खेलने के लिए गुड़िया गुड्डे भी रखती थी और आमों को अनाज में पकाती भी थी। और बच्चे जब खेलते थे तो कई बार उनकी गेंदें भी वहां पर गुम हो जाती थी, यानी खो जाती थी। इससे पता चलता है कि दीदी अपने भाई बहनों का पूरा पूरा ध्यान रख। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई हो तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होंगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दीदी अब शादी करके दूसरे घर की ओर जा रही हैं और अब वो अपने इस घर की तरह दूसरे घर की नींव की ईंट बनेगी और वहां के लोगों का जीवन संवारेंगी। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी नई दुनिया में भी कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी जगह तो होगी ही, कहीं ना कहीं तुम्हें याद आएंगी हमारी खोई हुई गेंदें और हमारे पतंग और खिलौने। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चीनता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किस्से और यूं दुनिया को समझता होगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह तुम हमारे घर के आंगन को ढिबरी के रूप में उजाला देती आई, प्रकाशित करती आई, अब तुम वैसे ही अपने नए घर के आंगन को भी प्रकाशित करोगी और कोई न कोई ऐसा बचपन अब तुम्हें पहचानेगा जिसको कि तुम सबसे पहले अक्षर ज्ञान दोगी, यानी पढ़ना लिखना सिखाओगी और अपने मुख से अपने किस्से और कहानियां सुनाओगी ताकि वो इस दुनिया को समझ सके। हमारा क्या है दीदियारी, हारिल हैं हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी 2-4 दिन, मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। यहाँ पे अपनी दीदी से अलग होने के दर्द को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि दीदी हमारा क्या है, हम तो हैं ही हारिल पंछी की तरह जो कहीं भी एक जगह नहीं बसता। वैसे भी बरस 2 बरस में हम कभी तुमसे मिलने आएंगे, 2-4 दिन मेहमान के रूप में तुम्हारे पास ठहरेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। घोंसला नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह। और अपनी मजबूरी को बताते हुए कवि कहते हैं कि दीदी हमने भी आगे बढ़ना ही सीखा है, हम किसी एक जगह अपना स्थायी ठिकाना नहीं बनाते जैसे हारिल पंछी नहीं बनाता। तो घोंसले हमने नहीं बनाए हैं, हम आज तक एक जगह पर नहीं बसे हैं। हमारा जीवन भी दीदी तुम्हारी ही तरह कठिन है जिसे हम पूरे संघर्ष के साथ जीते आ रहे हैं और तुम्हारी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम 17 नींव की ईंट हो तुम दीदी। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एक भावनात्मक संबंध दीदी और बच्चों का जो यहाँ दिया है उसे आपने समझने का प्रयास किया होगा। इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को आप अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।